हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी दक्षम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी के जो आगे क्वेश्चन हम लोग पीछे जो लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा के आए थे, एसएससी के हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और आने वाले जो उसके आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के बैच जो अपने ऑफलाइन बैच चल रहे हैं उनकी टाइमिंग मैंने पिछली क्लास में बताया था, 7:30 से 11:30 का पहला बैच है। दूसरा बैच बेटा 9 से 1 का बैच है। तीसरा 11:30 से 3 का बैच है। इवनिंग एक 4 से 7 का बैच है। ये लगातार हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को भी क्लास ज्वाइन करनी हो वो कोचिंग में आके ऑफिस में संपर्क करें और उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। एसएससी का जो बैच है अपने यहाँ वो मॉर्निंग 7:30 से 10:30। दूसरा प्रैक्टिस शायद जो पुराना हमारा बैच है जिसको प्रैक्टिस भी करनी हो वो मॉर्निंग 8 से 12:30। ये हमारा मॉर्निंग का बैच है जिसमें प्रैक्टिस भी है, लगातार आपको प्रैक्टिस भी अवेलेबल होगी प्लस क्लास भी अवेलेबल होगी। और इवनिंग बैच है 3 से 7। डिफेंस इंडियन एयरफोर्स का जो बैच है वो 10:30 से 1:30 का क्या है भैया, बैच है। ठीक, जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो वो क्लास क्या कर सकते हैं, आगे ऑफिस में संपर्क करें और क्लास को क्या करें, आके ज्वाइन करें। इसी के साथ हम लोग अपने आगे क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना था 11। पहला क्वेश्चन लिखा है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सबसे पहली जो योजना थी वो कौन सी थी बेटा, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, नीलगिरी। फिर इसके बाद इसकी डिटेल समझेंगे कि सबसे पहली आरक्षित जो परियोजना जैवमंडल संबंधित बनाई गई थी वो थी नीलगिरी। अपने यहाँ जो हम लोगों ने जैवमंडल आरक्षित योजना जो हम लोगों ने लॉन्च करी, इसके तहत इसके 3 पार्ट बनाए। एक का नाम रखा बीएसआर, बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरे का नंबर हम लोगों ने रखा नेशनल पार्क और तीसरे को हम लोग बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। हम लोगों ने नीलगिरी को सबसे पहला बीएसआर भी घोषित किया था। इसका सन आप लोग ध्यान रखिएगा, 1986 में से क्या किया गया था, घोषित किया गया था। नंदा देवी को हम लोगों ने 1988 में घोषित किया और मन्नार खाड़ी को 1989 में। सीरियल याद रखिएगा कि सबसे पहला बीएसआर किसे घोषित किया गया, नीलगिरी। ऑप्शन में नहीं है तो नंदा देवी, ऑप्शन नहीं है तो मन्नार की खाड़ी। नीलगिरी की कुछ और भी खासियत बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर हमारे पूछी जाती हैं। जैसे एक बात आती है पेपर में अधिकांशता कि साइलेंट वैली किसका पार्ट है, शांत घाटी किसका पार्ट है। तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर समय पेपर में पूछा था साइलेंट वैली किसका पार्ट है, तो ये नीलगिरी का पार्ट है। ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। नीलगिरी बीएसआर 3 राज्यों के मध्य में स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में ये क्या है बेटा, स्थित है। याद रखिएगा, आप लोगों से कोई पूछे कि बताइए साइलेंट वैली किसका पार्ट है, तो भैया नीलगिरी का है। कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। कितने राज्यों में ये परियोजना फैली हुई है, 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इस परियोजना को लॉन्च कब किया गया, सबसे पहले 1986 में। ऑप्शन में नहीं है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे पहला कौन सा है, और पेपर में क्या नहीं मिला अपने को, नीलगिरी नहीं मिला। तो बेटा जब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ऑप्शन में नंदा देवी होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या सही करके आएंगे, सी। मान लीजिए नंदा देवी ऑप्शन नहीं है तो मन्नार की खाड़ी को सही करके आएंगे। याद रखिएगा, कुछ भी ऑप्शन हो, क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। ध्यान रखिएगा कि अगर नीलगिरी ऑप्शन में नहीं तो नंदा देवी ऑप्शन में नहीं तो मन्नार की खाड़ी। सन जरूर याद रखिएगा, नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988 और मन्नार खाड़ी 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके हम लोग क्या करेंगे, क्लास को पढ़ते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन होंगे हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करूंगा। पोस्टमार्टम करने के साथ साथ एक एक ऑप्शन क्लियर करूंगा। जैसे बॉडी को पोस्टमार्टम देखा होगा आप लोगों ने, एक एक पार्ट के बारे में बताया था, आदमी मरा कैसे। उसी तरीके से हम लोग भी क्या करेंगे भैया, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक ऑप्शन को बहुत धैर्यपूर्वक क्या करेंगे, हम लोग इसके बारे में डिटेल देंगे। क्वेश्चन लिखा गया 2011 की जनगणना के अनुसार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे कम राज्य, सबसे ज्यादा मैंने पिछली क्लास जो सॉल्व कराया था उत्तर प्रदेश की थी, सबसे कम है वो किस राज्य की है, तो उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। उस राज्य का नाम भैया ध्यान रखिएगा, उस राज्य का नाम क्या है भैया, उस राज्य का जो नाम है, उस राज्य के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उस राज्य का नाम है
सिक्किम। क्या नाम बेटा है? सिक्किम। 0.061 कितनी है? 0.061। मान लेते हैं पेपर, मैंने कहा ना हम लोग एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे भैया, उल्लेखित करते पढ़ेंगे। मान लीजिए पेपर में सिक्किम ऑप्शन में नहीं है, मान लेते हैं ऑप्शन सिक्किम में नहीं है, तब सर जी क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो ऑप्शन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? मणिपुर। क्या सही होगा बेटा हमारा? मणिपुर। तो कोई पूछे कौन सही होगा भैया हमारा? तो मणिपुर सही होगा। तो सेकंड ऑप्शन कौन होगा? मणिपुर। अभी देख रहे होंगे बड़ा चर्चा का विषय है मणिपुर। इस समय आंदोलन को लेकर छेड़ के से संबंधित क्या चल रहा है, ये बड़ा चर्चा में चल रहा है। मान लीजिए ऑप्शन में ये भी नहीं मिलता है तो त्रिपुरा 0.367। जैसा बेटा करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद पांडुचेरी 0.124 करोड़। ये मैंने आपको जो बताया है, ये आपको बता रहा हूं कम से ज्यादा की ओर। यहां पे लिखा गया सबसे कम में आ गया सिक्किम 0.061 करोड़। दूसरे ऑप्शन पे जो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मान लीजिए ऑप्शन में सिक्किम ऑप्शन में नहीं है तो किसको लाके आएंगे? मणिपुर। कितना है भैया? 0.25 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो यहां लिख देता हूं ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए ये भी ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा 0.367 करोड़। मान लीजिए ये भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगा के आएंगे? सी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1.124 करोड़। ये पांडुचेरी की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में देखेंगे कि सिक्किम नहीं मिलेगा तो मणिपुर नहीं मिला तो त्रिपुरा नहीं मिला तो पांडुचेरी, जो इस ऑप्शन के हिसाब से सही है। और यही ऑप्शन जो राज्यों, क्योंकि पांडुचेरी सबको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी हम लोग नहीं चर्चा चलाएंगे, हम राज्यों की बात करें तो सबसे कम कहां? सिक्किम नहीं मिला तो मणिपुर नहीं मिला तो हम लोग क्या लगा के आएंगे? त्रिपुरा। तो याद रखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी तरह घुमाए, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया? सही होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य है वो यही है कि ऑप्शन हमारे हाथ से बिल्कुल भी कहीं भी ना जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? याद रखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे इसको 219 कर लीजिए। कितना कर लीजिएगा? 219। तो जो सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना है बेटा? 219। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो आंकड़ा बताया गया, ये कितना बताया गया? 219। बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 2011 के जनगणना के अनुसार जो आंकड़ा निकल के आया ये घटा है और घटकर कितना हो गया? 219 हो चुका है। जबकि इसके पहले की जो जनगणना थी उसके आधार पे कितना हुआ था भैया? 227 हुआ था। कितना था? 227 था। नहीं, ऑप्शन में मेरा पूछ रहा है कि 2011, ठीक तो है 2011 से नहीं, 2001 से कोई लेना देना नहीं, 2011 जो ऑप्शन में लिखा हुआ 2011 जनगणना के अनुसार। तो आंसर नंबर सी सही है। आंसर नंबर सी में क्या होगा भैया? 919। कितना है भैया? 919। तो याद रखिएगा कोई पूछे आप लोगों से 2011 की जनगणना के अनुसार जो अंतिम हमारे परिणामों में जो हमारा रेशियो निकल के आया वो बाल लिंग कितना निकल के आया? वो निकल के आया भैया कितना भैया? 919 निकल के आया। कितना निकल के आया? 919। तो याद रखिएगा कि 2011 में कितना है? 919। ऑप्शन में नहीं था, सी नंबर में 217 जहां लिखा हुआ है उसको आप कितना कर लेंगे? 919। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि सीजीएल आप देख रहे होंगे कि सीजीएल लेवल पे आया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को वो घुमाता है, सीधे स्ट्रेट ना पूछकर सिर्फ क्वेश्चन को घुमाता है, ध्यान रखिएगा। और जरा देखते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क। इसका कुछ है नहीं, इसको पल्लवी का अर्थ होता है, पल्लवी का जो मीन है वो पल्लवी का मतलब क्या है? पल्लवी का मतलब क्या है भैया? तो पल्लवी का मतलब होता है तैरता हुआ। क्या होता है? तैरता हुआ। और तैरता हुआ जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम याद रखेंगे सब लोग, उसका नाम है कैबुल राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम होगा? है कैबुल राष्ट्रीय उद्यान। तो कोई पूछे आप लोगों से कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पल्लवी है? पल्लवी बोले तो तैरता हुआ है, और तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है भैया? तो आप लोग क्या बता के आएंगे वहां पर? कैबुल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कैबुल राष्ट्रीय उद्यान। जो कैबुल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है? याद रखेगा ये कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मणिपुर
मणिपुर में स्थित है। तो कोई पूछे आप लोगों से कि कैबुल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे मणिपुर में स्थित है। ये पल्लवी का मीन याद रखिएगा, क्या होता है, तैरता हुआ। क्या होता है, तैरता हुआ। ठीक, इसका नाम कोई पूछे क्या है, कैबुल। कोई अब क्वेश्चन को दूसरे टाइप से क्या पूछ सकता है कि बेटा बताइए कैबुल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप सीधे सीधे आंसर बताओगे मणिपुर में स्थित है। पल्लवी शब्द लगा, तैरता हुआ लगे, तो भी आप किसको लगा के आओगे, मणिपुर को लगा के आओगे। अच्छा क्वेश्चन है, मदुम लाई पशु विहार प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मदुम लाई पशु विहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहली चीज तो इसके बारे में बताऊंगा कि कहां पे स्थित है, ये बहुत जरूरी है जानना इसके बारे में। ये नीलगिरी बीएसआर का क्या है बेटा, भाग है। किसका बीएसआर का भाग है, ये नीलगिरी। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीलगिरी बीएसआर का ये क्या है, पार्ट है। तो कोई पूछे किसका पार्ट है, नीलगिरी बीएसआर का एक पार्ट है। ये नीलगिरी एक जिला है, वहीं पर ये क्या है बेटा, स्थित है। वहीं पर ये क्या है, स्थित है। ये राज्य कोई अचानक पूछ दे कि किस जगह पे है, तो बताएंगे तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब ऑप्शन में आ जाता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेटा ये प्रसिद्ध है हमारे यहाँ गौलों के लिए। गौलों मतलब होता है बाइसनों के लिए। किसके लिए, बाइसनों के लिए। तो कोई पूछे मुदुम लाई पशु विहार प्रसिद्ध है, ये है गौलों के लिए। कहां पर है, और गौलों को क्या कहते हैं, बाइसनों के लिए। किस लिए कहते हैं, बाइसनों के लिए। ये जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी जो है ये किसका पार्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन 11 नंबर सॉल्व कराया था, मैंने कहा 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें से ये जो मदुमलई है ये नीलगिरी का ही पार्ट है, लेकिन ये फैला कहां पर है, तमिलनाडु में। तो आंसर नंबर इसका बेस्ट कौन सा है भैया, बी नंबर, गौलों के लिए। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय स्थित हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 रेलवे जोन मुख्यालय पूरे इंडिया में कहां पर स्थित है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कुछ है नहीं, सिर्फ क्या किया गया, क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपने नाम सुन रखा होगा, मुंबई का नाम सुन रखा होगा। किसका नाम सुन रखा होगा, मुंबई। तो सबसे पहले इस ऑप्शन के बारे में समझेंगे कि भैया ये जो 2 रेलवे जोनों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन प्रसिद्ध है, मुंबई। एक नाम सुना होगा शिवाजी टर्मिनल का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, शिवाजी टर्मिनल। अगर शिवाजी टर्मिनल का आपने सुन रखा होगा तो ये कहां पे स्थित है, शिवाजी टर्मिनल कहां पे स्थित है, मुंबई। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, चर्च गेट का नाम सुन रखा होगा। किसका नाम सुन रखा होगा, चर्च गेट का नाम सुन रखा होगा। ठीक, चर्च गेट जो है ये पश्चिमी रेलवे है, और जो शिवाजी टर्मिनल है ये हमारा मध्य रेलवे है। ठीक, पहले हमारा रेलवे जोन कितने हुआ करते थे, 17, वर्तमान कितने हो गए, 18। कितने हो गए हैं, 18। तो कोई पूछे आप लोगों से कि बताइए भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन स्थित हैं, तो आप बताएंगे मुंबई में। एक का नाम शिवाजी है, ये कहां, इसको क्या कहते हैं, मध्य रेलवे। एक है चर्च गेट, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी रेलवे। क्या कहते हैं, पश्चिमी रेलवे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आने वाले अदर एग्जामों के लिए कि बताइए कौन सा ऐसा कौन सा नगर है जहां 2 रेलवे जोन है, तो बताएंगे मुंबई। बाई चांस अगर नाम पूछ लेगा तो नाम याद रखेगा शिवाजी, और दूसरे का नाम चर्च गेट पश्चिमी रेलवे, और शिवाजी को हम लोग कहते हैं मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं। भारत में रेलवे के जो डिब्बे बनाए जाते हैं वो इनमें से जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो रेलवे के डिब्बों के लिए क्या है भैया, प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। जब हम लोग रेलवे से संबंधित जब जानकारी लेते हैं तो वहां पर क्या आते हैं भैया, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रेलवे डिब्बे कहां बनाए जाते हैं, पहिया एवं धुरी कहां बनाया जाता है, रेल कोच कहां बनाए जाते हैं, रेल इंजन कहां बनाए जाते हैं। रेल इंजन 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन अलग होते हैं, डीजल इंजन अलग होते हैं। सबसे लास्ट में एक वाराणसी दिख रहा होगा, इसका नाम मडुआडी। क्या नाम है, मडुआडी। इसकी खासियत बताना चाहूंगा मडुआडी की, ये भैया कैसा है, ये डीजल इंजन कारखाना है। क्या है भैया, डीजल इंजन कारखाना। तो याद रखिएगा, तो वाराणसी का मडुआडी ये डीजल इंजन कारखाना है। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने कहा ना, मैं हर क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन इसका ये नहीं सही है, बस मैंने इसकी डिटेल दे दी है। ठीक, क्योंकि एक ऑप्शन सब जगह सेम मिल रहा है, जाना चाहिए। उस ऑप्शन का नाम क्या है, पेराम्बुर। क्या है, पेराम्बुर। इसलिए मैं इसकी डिटेल दूंगा कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहली चीज तो वाराणसी समझ लेंगे, मडुआडी ये डीजल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं रेल के डिब्बे कहां पर स्थित है। तो जो इसका बेस्ट आंसर होगा, रेल के डिब्बे कहां पर स्थित है, तो आंसर नंबर इसका बी सही होगा। आपने नाम सुन रखा होगा, कपूरथला का नाम सुन रखा होगा, पेराम्बुर।
कपूरथला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और जो पेराम्बूर है ये भी रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऊपर एक जमशेदपुर आपको दिख रहा है, जमशेदपुर भी जो है ये भी डीजल इंजन कारखाने के लिए क्या है भैया? प्रसिद्ध है। क्या है? डीजल इंजन कारखाने के लिए क्या है भैया? प्रसिद्ध है। तो कोई पूछा आप लोगों से कि डीजल इंजन कारखाना और कहां बनता है? वाराणसी बनारस में, ये भी डीजल इंजन कारखाने के लिए। जमशेदपुर भी भैया किसके लिए? डीजल इंजन कारखाने के लिए। अब जो पेराम्बूर है ये पूरी तरीके से क्लियर है, ये रेल डिब्बा फैक्ट्री है। और एक और कौन है? कपूरथला, ये भी रेल डिब्बा फैक्ट्री। तो आंसर नंबर इसका जो बेस्ट है वो आंसर नंबर कौन सही होगा भैया? बी नंबर। कौन सही होगा भैया? बी नंबर। चितरंजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो इलेक्ट्रिक इंजन के लिए क्या है भैया? प्रसिद्ध है। ये कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल के पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बेस्ट है वो कौन सही है? बी। लेकिन जमशेदपुर भी किसके लिए? डीजल इंजन के लिए। वाराणसी भी किसके लिए? डीजल इंजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी, जहां पे सिर्फ क्या बनते हैं? रेल कोच, उसका नाम कपूरथला और पेराम्बूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बंधु है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसका मैं पहले ऑप्शन नंबर बता देता हूं, डी सही होगा, क्योंकि राजधानी और शताब्दी वाताकुलून दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एकमात्र पत्रिका है। ये हमारे यहाँ जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस, इन जगहों पर एक रेल बंधु नाम की क्या चलाई गई? पत्रिका चलाई। ये रेल बंधु नाम की जो पत्रिका स्टार्ट करी गई, ये किसके द्वारा कैसे स्टार्ट करी गई? तो ये बात है 16 अप्रैल 2011 की। तब की बात है 16, पुराना क्वेश्चन रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल 2011 की बात है। करंट का क्वेश्चन था उस जमाने में, लेकिन आगे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 16 अप्रैल सन 2011 में जब इसकी स्टार्टिंग करी गई, उस समय रेल मंत्री हमारे यहाँ हुआ करती थी ममता बनर्जी साहब। कौन हुआ करती थी रेल मंत्री उस समय? ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के द्वारा इस पत्रिका को क्या किया गया था? राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस में क्या किया गया था? इसे प्रारंभ किया। तो इसका नंबर, आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा? डी नंबर। या इंडियन एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी बैच टाइमिंग थी मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करी हो, दशम कंपटीशन क्लासेस में आके आप ऑफिस में आए, इंक्वायरी करें। और हमारे जो नंबर हैं वो ये नंबर है 8400657546, 8400657547। इन दोनों नंबरों में आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसका है? सबसे अधिक घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ऑप्शन है, इस हिसाब से सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो रहते हैं दिल्ली में। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। और दिल्ली में लगभग लोग रहते हैं 11,297 वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर आता है चंडीगढ़, 9,258। याद रखिएगा 2011 जनगणना की हर पेपर पूछी जाती है। 2,958 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 9,258 व्यक्ति रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता कौन है? पांडुचेरी, ध्यान रखिएगा 2,547। और उसका रहता है वेस्ट बंगाल 1,028 वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1,028 आदमी कहां रहते हैं? वेस्ट बंगाल में। कहां रहते हैं? वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन है? दिल्ली। बाई चांस दिल्ली ना मिलता तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ ना मिलता तो पांडुचेरी, पांडुचेरी ना मिलता तो वेस्ट बंगाल। तो आंसर नंबर जो बेस्ट है वो कौन है? ए नंबर, क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे, सबसे पहली चीज के कोंकण रेलवे के बारे में जानेंगे कि कोंकण रेलवे की स्टार्टिंग कैसे हुई। भारत देश के अंदर मधु दंडवंते साहब थे, उन्होंने कोंकण रेलवे के लिए क्या किया? प्रस्ताव रखा। पहले महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको इस कोने से इस कोने तक जाना था तो ऐसे घूम के जाना होता था। कोंकण रेलवे जोन बनाए गए, इसके बाद सीधे सीधे स्टेट एक काटे गए, इसमें बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया, उनके अंदर क्या बनाए गए भैया? टर्मिनल बनाए गए, पुल बनाए गए। इसमें लगभग 92 सुरंगें, 92 सुरंगें, ध्यान रखिएगा। बताया जाता है कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? इसकी स्टार्टिंग हुई महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में कहां से स्टार्टिंग हुई? रोहा से। कहां से हुई? और कहां हुआ भैया? मंगलौर तक की। कहां से हुई भैया? मंगलौर। तो याद रखिएगा, कोई पूछे कोंकण रेलवे की स्टार्टिंग कहां से कहां तक हुई थी, तो महाराष्ट्र से कहां तक भैया? मंगलौर तक की। ये मंगलौर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो कहां से कहां तक की? कर्नाटक तक की। अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र से कर्नाटक। प्रॉपर स्थान पूछता है तो आप लगा के आएंगे कहां से कहां तक की भैया? लगा के आएंगे रोहा से मंगलौर।
रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र में। मंगलौर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बताइए कोंकण रेलवे की कुल दूरी कितनी, टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस है 741 किलोमीटर। तो पूछे कोंकण रेलवे की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 741 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? रोहा महाराष्ट्र से लेकर मंगलौर। मंगलौर कहां पड़ता है भैया? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मिलान करना है और मिलान करके ये बताना है कि कौन सी चीजें कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। सबसे पहले चाय कहां होता है? तो चाय सबको पता होगा सबसे ज्यादा असम में होती है। कहां होती है? असम में। तो चाय सबसे ज्यादा कहां होती है? असम में। कोई पूछे आप लोगों से कि गन्ना बताइए, गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? तो गन्ना सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कहां होता है भैया? तो गन्ना जो सबसे ज्यादा होता है वो देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ ऑप्शन लिखा होगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश लिखा है। मूंगफली सबको सीधे सीधे क्लियर हो रहा होगा, गुजरात में होती है। और सेब सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश में होता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो आंसर में कौन सही है भैया? बी नंबर। कौन सही है? बी नंबर। तो कोई पूछे आप लोगों से गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश, ना मिले तो महाराष्ट्र। कोई पूछे आप लोगों को चाय का सबसे उत्पादन कहां होता है? असम। कोई पूछे मूंगफली को सबसे ज्यादा कहां होता है? गुजरात। कोई सेब का उत्पादन कहां होता है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने आज एक एक ऑप्शन को हम लोगों ने क्लियर किया और बहुत अच्छी तरीके से उसको क्या किया, हम लोगों ने डिस्कशन किया। जिस जगह आपको जरा सी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके क्या कर सकते हैं, उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करना और कमेंट करना ये बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक ही इस चीज को बताते हैं कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं से क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय।